आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑनर्स बीए पार्ट 1 जो पेपर 1 होता है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 1 में है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन की प्रवृत्तियां या इतिहास का लेखन। यानी कि जो अध्ययन की प्रवृत्तियां रही या इतिहास का लेखन दोनों बातें एक ही हैं। यानी कि इतिहास को कैसे लिखा गया, ये जो भारत का भारतीय इतिहास है इसको कैसे लिखा गया। तो ये बात सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात आता है कि इतिहास को किसने लिखा होगा या कब से लिखना प्रारंभ हुआ होगा। हमारा इतिहास जो सिस्टमेटिक तरीका से हमें ये इतिहास दिखाई देता है ये कब से लिखना प्रारंभ हुआ होगा या किसने लिखा होगा, एक ईस्वी जहां से लिखना प्रारंभ हुआ होगा। ये हमें जानने की इच्छा होती है कि ये कौन सा ये ईस्वी होगा जहां से ये भारतीय इतिहास को लिखना प्रारंभ किया गया होगा। आज हमें भारतीय इतिहास एक सिस्टमेटिक तरीका से दिखाई देता है। जैसे पहले शुरू में दिखाई देता है, यानी कि भारत का शुरुआती इतिहास पढ़ते हैं तो मानव की उत्पत्ति से लेकर पाषाण युग, और पाषाण युग के बाद पाषाण युग के जस्ट बाद उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद महाजनपद मौर्य काल जो है इसके बाद आता है। तो ये सिस्टमेटिक तरीका से जो हमें दिखाई देता है ये किसने ऐसे अरेंज किया होगा या कब से ऐसा सोचा जाने लगा होगा कि इसको अरेंज करना चाहिए। तो ये बात तो चलिए देखते हैं। तो ये बात तो सही है कि भारतीय लोग जो है या भारतीयों का जो प्राचीन इतिहास है, इतिहास लेखन की जो अभिरुचि है बहुत कम रही है। या भारतीय इतिहास को यूं कहे तो भारत के इतिहास के अभिरुचि यानी कि पहले के लोग जो थे वो इतिहास नहीं लिखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ लिखते नहीं थे, लिखते थे लेकिन कहानियों के रूप में लिखते थे, इतिहास के रूप में नहीं लिखते थे। या उसमें डेट नहीं होता था या ये समय नहीं निर्धारित होता था, बस ऐसे ही कहानियों के रूप में होता था। जैसे कोई राजा का कहानी लिखा गया या कोई राजा कोई युद्ध जीता तो उसके बारे में लिखा गया, लेकिन कोई डेट नहीं होता था। या कहानी जब अलग अलग एक ही राजा की कहानी 2 बार लिखी जाती थी वो अलग अलग हो जाती थी और वो कनेक्ट नहीं हो पाती थी। क्योंकि डेट नहीं उस पर होता था। अगर डेट होता तो कनेक्ट हो पाता। तो ये कब से ऐसा लिखा जाना प्रारंभ हुआ या कब से इसको सिस्टमेटिक तरीका से किया गया। देखिए ऐसे तो पहले ये शुरू से ही भारतीयों का इतिहास जो है सिर्फ 2 ही ग्रंथों पर टिका हुआ है, एक महाकाव्य है और एक पुराणों पर। ये महाकाव्य और पुराण ही भारत के प्राचीन जो इतिहास है वो माने जाते थे। तो उसके बाद जब 14वीं 15वीं शताब्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहास के मान्यता के अनुसार ये जो भारतीय इतिहास का लेखन है ये ब्रिटिश काल की उपज मानी जाती है। यानी कि ब्रिटिश काल में ही भारतीय इतिहास का जो लिखना है वो क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ हुआ। यानी कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखवाना प्रारंभ किया। अब हम लोग के मन में ये सवाल आएगा कि अंग्रेजों को क्या जरूरत है हम लोग का इतिहास लिखवाने की, उनको क्या जरूरत है हम लोग भारतीय इतिहास लिखवाने की। चलिए आगे देखते हैं क्यों उन्होंने लिखवाया भारतीयों का इतिहास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कूटनीतिक दांवपेच से तो भारत के सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अच्छा से भारत के जो सत्ता है उस पर कब्जा कर लिया था। तो सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता थी कि अगर भारत पर अस्थायी रूप से शासन करना है तो यहाँ पर अस्थायी रूप से शासन करने के लिए यहाँ के भौगोलिक यहाँ के जो भौगोलिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक, यहाँ के परंपराएं, मान्यता, ये सब को हमको पता होना चाहिए। ये सब पता होना चाहिए। अगर ये बात पता नहीं होगी तो यहाँ पर हम अस्थायी रूप से शासन नहीं कर सकते हैं। किसी भी जगह पर हमें शासन करने के लिए वहाँ की जो मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक, भौगोलिक या राजनीतिक जो परिस्थितियां उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। इतिहास में भी हम देखे हैं कि जो भी वो राजा होते थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए या बहुत सारे जो सफल राजा हुए उनको अस्त्र शस्त्र के साथ अपने जो राज्य की भौगोलिक या जो और भी बहुत सारे राज्य की जो बातें हैं उनकी सब कुछ का उनका नॉलेज था। तो एक सफल राजा या सफल जो प्रशासक बनने के लिए जरूरी होता है कि जहां पर आप शासन करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को अपने ढंग से ढूंढना प्रारंभ किया। तो अपने ढंग से ढूंढना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उनको महाकाव्य और पुराण मिले। तो उन्होंने ये मान लिया कि इससे पहले यानी कि 1764 ईस्वी तक अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह कब्जा हो चुका था। तो 1764 ईस्वी से पहले भारत के पास अपना कोई लिखित इतिहास नहीं था। लिखित इतिहास नहीं था।
यानी कि भारतीय इतिहास को का जो लेखन का जो उपज है वो ब्रिटिश काल से माना जाता है, यानी कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को लिखवाया, ये माना जाता है सिस्टमेटिक तरीका से, यानी कि क्रमबद्ध रूप से। ये यानी कि 1764 से पहले भारत के पास कोई अपना लिखित इतिहास नहीं था। तो 1764 ईस्वी में जब पूरी तरह अंग्रेजों का कब्जा भारत पर हो गया तो अपने ढंग से भारत के इतिहास लिखवाना प्रारंभ किए। फिर उसके बाद 1774 ईस्वी में विलियम जोन्स ने मनुस्मृति, आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। मनुस्मृति को अंग्ला भाषा में अनुवाद करवाया। देखिए यहाँ पर अंग्ला भाषा का मतलब समझ लीजिए। अंग्ला भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। विलियम जोन्स ने 1774 ईस्वी में मानुस्मृति भारत के जो प्राचीन इतिहास के जो समाज में क्या होता था या समाज कैसे चलता था, प्राचीन इतिहास, ये एक किताब है। उसमें भारतीय समाज के बारे में लिखा गया, भारत का समाज कैसे चलता था। अंग्रेजों को तो ये जानना था कि भारत का समाज कैसे चलता है। तो 1774 ईस्वी में विलियम जोन्स ने मानुस्मृति को ये अपने भाषा में यानी कि अंग्रेजी में या अंग्ला भाषा में अनुवाद करवाया। उसके बाद 1774 ईस्वी के ये अनुवाद करवाने के बाद जब ये 1774 ईस्वी में जब इसने अनुवाद करवाया तो ये अंग्रेज हुए जो पहली बार भारतीय समाज से परिचित हुए, यानी कि मनुस्मृति के माध्यम से क्या हुए, अंग्रेज पहली बार भारतीय जो समाज है इससे परिचित हुए। इसके बाद 1784 ईस्वी में पीस इंडिया एक्ट आया। 1784 ईस्वी में अब ये क्या होता है, पीस इंडिया एक्ट आया। 1784 ईस्वी में पीस इंडिया एक्ट आया। तो ये पीस इंडिया एक्ट का मतलब ये हुआ कि जो प्रशासन की जिम्मेवारी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, प्रशासन और सभी चीज की जिम्मेवारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो ये ब्रिटिश सांसद ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अब आप हटिए, अब हमको प्रशासन की जिम्मेवारी दीजिए। यानी कि ब्रिटिश सांसद ने क्या किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो प्रशासन की जिम्मेवारी है, भारतीय प्रशासन की जिम्मेवारी, वो अपने हाथों में ले लिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने अधिकार के अंडर ले लिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करेगा वो हमारे अनुसार ही काम करेगा, हमारे अंडर में ही रहकर काम करेगा। तो देखिए इससे हमारे ये भारतीय इतिहास को क्या फायदा हुआ, तो इससे ये हुआ कि जब ब्रिटिश सांसद के हाथ में भारत की प्रशासन जाने के बाद ये भारतीय इतिहास का लेखन को जो बल मिला। उसके बाद एक और बात हुई, जो विलियम जोन्स थे ये मनुस्मृति का अनुवादक, यानी कि मनुस्मृति के जो अनुवादक जो विलियम जोन्स थे, इनको एक गिफ्ट मिला। अब गिफ्ट कौन देगा इनको गिफ्ट उनके तरफ से मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको गिफ्ट या प्रमोशन भी कह सकते हैं। ये प्रमोशन मिला उनके तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनको प्रमोशन मिला। इनको कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बना दिया गया तो ये भी सोचे कि चलिए प्रमोशन मिलेगा, हम भी कुछ नया करते हैं। इसके बाद 1784 ईस्वी में, यानी कि 1784 ईस्वी में ही सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। 1784 ईस्वी में ही एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जो संस्कृत, पाली और फारसी भाषा में साहित्य है, फारसी भाषा में जो साहित्य है उसका अनुवाद किया जाए। यानी कि पहले भारत में क्या चलता था, संस्कृत, पाली, फारसी ये सब भाषाएं थी, इसका अनुवाद किसमें किया जाए, इसका अनुवाद वो अपने भाषा में कर सके। तो इसीलिए उन्होंने एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना करवाई। उसके बाद 1781 ईस्वी में, उसके बाद 1781 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अब इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ से अब भारत का जो इतिहास
के बारे में, भारत का इतिहास जो बाहर आया यहाँ से बहुत तेजी से मात्रा में। अब इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत के जितने भी प्राचीन स्मारक है, भारत के प्राचीन जो टीले हैं, स्मारक है, उनके बारे में पता लगाया जाए, टीले हैं उनको खुदाई की जाए। तो ये यहाँ से जब प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे टीलों का इन्होंने खुदाई किया। तो यहाँ से भारत का इतिहास जो है वो तेजी से मिलना प्रारंभ हो गया, या भारत के इतिहास के बारे में जानना प्रारंभ हो गया। बहुत सारे टीले मिले, बहुत सारे सिक्के, स्मारक, बहुत कुछ मिले। जब ये सब मिले तो अब देखिए ये सब ढूंढने वाले कोई नहीं था। अब जब मिलने लगा तब देखिए इसके बारे में लिखने वाले बहुत सारे लोग हो गए। अब जब ये मिलने लगा तो अब अलग अलग विचारधारा का अलग अलग तरह से लोग लिखते थे। एक घटना को 3-4 लोग 3-4 विचारधारा से लिखते थे। अगर कोई भी टीला मिला या स्मारक मिला तो उसके बारे में अपने अपने विचार से 3-4 लोग जो अलग अलग इतिहासकार उभर कर अब सामने आने लगे। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपने मत से लिखना प्रारंभ कर दिए। इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण, तो चलिए देखते हैं विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या थे। देखिए दृष्टिकोण तो बहुत तरह से थे, 4-5 को दृष्टिकोण मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है सिर्फ 3 ही दृष्टिकोण पढ़ना है। पहला है उपयोगितावादी, दूसरा है राष्ट्रवादी और तीसरा मार्क्सवादी। ये 3 ही हमें दृष्टिकोण पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे दृष्टिकोण बहुत सारे हैं। तो पहला देख लेते हैं उपयोगितावादी। तो उपयोगितावादी में एगो जेम्स मिल थे, यही उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखे थे। इनका कहना ये था उपयोगितावादी दृष्टिकोण में कि भारत की कोई अपनी इतिहास नहीं है। भारत के बारे में जितना नेगेटिव बोल सकते थे उतना बोला इन्होंने। बोला कि भारत का अपना कोई इतिहास नहीं है, भारत के जो कोई भी अच्छे प्रशासक नहीं हुए, अच्छे राजा नहीं हुए, और ये अंग्रेजों को सिर्फ अच्छा साबित करने में लगे हुए थे कि हाँ अंग्रेज ही आए हैं जो भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, भारत का वृद्धि विकास कर सकते हैं। ये इनका कहना था। ये जेम्स मिल का कहना था कि अंग्रेज ही आए हैं तो कुछ कर सकते हैं, और जो पहले के जो राजा थे भारत के लिए कुछ नहीं किए, पहले का कोई भारत के इतिहास ही नहीं है, जितना भारत के बारे में नेगेटिव बोले। तो ये बात अब राष्ट्रवादी विचार यानी दृष्टिकोण से जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखते थे, उनको लगा कि हमारे भारत के बारे में ऐसे बोलिएगा, इतना नेगेटिव बोलिएगा। इन्होंने पूरा भारत को पॉजिटिव बात ही बोल डाली, यानी कि भारत के बारे में जितना पॉजिटिव हो सकता है राष्ट्रवादी ने बोला। अब देखिए राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण के में कौन कौन थे। पहले थे आरसी मजूमदार, दूसरा केसी जायसवाल। ये राष्ट्रवादी विचारकों का ये मत था कि भारत का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा। ये भारत के बारे में जितना पॉजिटिव हो सके वो बोलते थे। भारत का अपना इतिहास रहा है, भारत में पहले ही राजतंत्र जो है बहुत पहले ही स्थापित हो चुकी है। वैदिक युग को भी अच्छा से ये बताया है वैदिक युग के बारे में। और इन्होंने पॉजिटिव कहने के चक्कर में इतना कुछ बोल दिया आगे कि बढ़ा चढ़ाकर पूरा भारतीय इतिहास को बोल डाला, और बढ़ा चढ़ाकर जो समस्याएं हैं उनको बताए ही नहीं ये लोग। यानी कि राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण के लोग तो ये भारत की समस्याओं के बारे में बात ही नहीं किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मार्क्सवादी, यानी मार्क्सवादी। देखिए मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण के लोग हैं, इन दोनों को पहले तो ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण के जो लोग थे उनकी बहुत ज्यादा निंदा की कि भारत के बारे में इतना नेगेटिव ये बोल रहे थे, तो इनको बहुत ज्यादा ये निंदा की। साथ में इनको भी थोड़ी बहुत राष्ट्रवादियों की भी थोड़ी बहुत निंदा की, क्योंकि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लोग ये ऊपर यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात इतना बोल दिए कि भारत की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिए। तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लोग जो थे, यानी कि इसमें थे रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, डीडी कोशाम्बी, ये लोग थे। तो ये लोगों ने ये ठीक ठाक विचार दिया, भारत के जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया, भारत की जो पॉजिटिव बात है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। यानी मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो भारत के लिए जो अच्छी बातें हैं उसको भी बताया, और भारत के जो समस्याएं थी पहले भारत के इतिहास का वो भी इन्होंने बताया। चलिए आज इतना ही हम लोगों का ये जो पहला अध्याय है वो खत्म हो चुका है।